हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित स्टडी IQ जीके। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग ने भारत की आज़ादी के आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही बदल के रख दी थी, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों ही घटनाक्रम के बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब रॉलेट एक्ट भारत में पारित हुआ था उस समय भारत का वॉइसराय कौन था। ये क्वेश्चन IAS प्री 2008 में पूछा गया है और भी विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर बेबल, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। मैं बताऊंगा इसका आंसर वीडियो के लास्ट में। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट भारत में क्यों लागू किया गया था और ये क्या था। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, ये भारत में क्यों लागू किया था अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों का कहना था कि 1905 से लेकर 1919 के बीच में भारत में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं को कम करने के लिए हम रॉलेट एक्ट को लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 1919 में ये रॉलेट एक्ट को लागू किया गया। अब रॉलेट एक्ट में अंग्रेजों ने क्या क्या नियम रखे। इन्होंने बोला कि अगर कहीं पे भी 3 भारतीय खड़े हुए हैं, समूह में खड़े हुए हैं, तो उनको बस एक बार चेतावनी दी जाएगी कि आप समूह को हटा दें। अगर नहीं हटते हैं तो डायरेक्ट हम फायर कर देंगे। ठीक है, पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम क्या था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति से अंग्रेजों को कोई खतरा है या फिर हमें कोई डाउट है, उस पर संदेह है कि ये भारतीय अंग्रेजों के लिए खतरा है, ठीक है, तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं शक के आधार पे ही, केवल शक होने पे ही। अगर अंग्रेजों को मान लीजिए महात्मा गांधी पे शक हुआ तो वो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लेंगे, जवाहरलाल नेहरू को हुआ तो उनको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। और वो अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति जो था वो कोई दलील नहीं दे सकता, ना कोई वकील हायर कर सकता है, ना कोर्ट में अपनी तरफ से कोई पक्ष रख सकता है। ठीक है, मिनिमम उसको 2 साल की उसको सज़ा हो सकती थी। तो क्या नियम था, सिंपल आप भाषा में समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट में एक तो समूह बना के भारतीय खड़े नहीं हो सकते, तो उन पर गोली चला सकते थे अंग्रेज। ठीक है, एक तो ये नियम मिल गया था इनको, एक तो ये पावर मिल गई थी। ठीक है, दूसरा क्या था कि अगर किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे वो अरेस्ट कर सकते थे और उसके लिए कोई वकील नहीं हायर कर सकता था, ना कोई दलील दी जा सकती थी, ना ही अपने पक्ष रख सकता था अदालत में। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही थी। तो जब इस कानून के बारे में भारतीयों को पता चला तो उन्होंने सोचा भाई ये क्या हो गया है, भाई हम तो आज़ादी के लिए वेट कर रहे थे, ऊपर से हमको ये मिल गया रॉलेट एक्ट, काला कानून। काला कानून इसका एक अन्य नाम है, उसको भी देखेंगे अभी। तो रॉलेट एक्ट की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो वो क्या है, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जो कि 1919 में पारित हुआ था। अब बात कर लें, ये 18 मार्च 1918 18 मार्च 1918 को ब्रिटिश असेंबली में ये पारित किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटिश असेंबली में इसको पारित किया गया था। और भारत में किसको कब पारित किया गया, भारत में इसको कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को भारत में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया। इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों रखा गया? क्योंकि सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भारत में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि रॉलेट एक्ट को भारत में क्यों लागू किया गया था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था ये कानून। ठीक है, क्रांतिकारियों के प्रभाव को ही खत्म करने के लिए ये भारत में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। देखिए, रॉलेट एक्ट के कई नाम थे। क्या क्या नाम थे? काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून और आतंकवाद अपराध अधिनियम। ठीक है, काला कानून ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। काला कानून, इसको रॉलेट एक्ट को किसने कहा था? तो उसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, इसको कहा था गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है, और तीसरा नाम था इसका आतंकवाद अपराध अधिनियम। जब रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ तो इसका विरोध किया गया, और विरोध इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ? 2 जगह, दिल्ली में और पंजाब में। दिल्ली में इसका विरोध किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे वो आर्य समाज के नेता थे। किसके नेता थे? आर्य समाज के नेता थे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। तो आर्य समाज के एक नेता थे स्वामी श्रद्धानंद जी। इन्होंने दिल्ली में इसका विरोध किया
और पंजाब में इसका विरोध दो लोग कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इसका पंजाब में जोरों शोरों से विरोध कर रहे थे। अब चलिए चलते हैं आगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय विधानसभा से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। अब वो 3 लोग कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, इनको शॉर्ट में ट्रिपल एम बोल देता हूं मैं, मदन मोहन मालवीय, मजरूहल हक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो मजरूहल हक और मदन मोहन मालवीय जो थे ये नॉमिनेटेड सदस्य थे, मनोनीत सदस्य थे, ठीक है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और जो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पहले निर्वाचित सदस्य थे। भारत में अगर पूछा जाए तो केंद्रीय विधानसभा में पहुंचने वाले पहले निर्वाचित सदस्य कौन हैं, तो वो हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? RES डायर, ठीक है, ये पंजाब का गवर्नर था। और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, MO डायर। ये दोनों पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर थे, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ऊधम सिंह को आप लोग जानते होंगे कि ऊधम सिंह ने 1940 में इनमें से कौन से डायर को गोली मारी थी? RES डायर या फिर MO डायर? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक। तो क्या होता है कि पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये दोनों लोग मिलके विरोध कर रहे थे, किसका? रॉलेट एक्ट का। तो पंजाब में हॉलगेट ब्रिज पर 297 लोगों को गोली मारकर, ये ब्रिटिशर्स ये ऑर्डर देता है, 297 लोगों को गोली मारकर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। पहली घटना ये होती है पंजाब में, इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है 297 लोगों को गोली मार के। तो जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है तो पंजाब के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो पंजाब के लोगों को लगता है कि अगर चलो ठीक है, तुमने हमारे ऊपर रॉलेट एक्ट लगाया ना, अब हम तुम्हारे ऊपर लगाते हैं पंजाब एक्ट। तो उन्होंने पंजाब एक्ट लगाया उनके ऊपर और एक जुलूस निकाला। और जुलूस जा रहा था, बहुत आराम से जुलूस जा रहा था, कमिश्नर की घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन एक मिस थी, शेरवुड और रोलैंड्स, ये दोनों लोग देख के हंस दिए जुलूस को, कह रहे ये क्या कर लेंगे। तो बस क्या था, इनके ऊपर से निकल गया जुलूस। मतलब यह है कि मिस शेरवुड और रोलैंड्स की हत्या कर दी इस जुलूस ने, ठीक है, इन दोनों की हत्या हो जाती है। तो ये जनरल डायर जो होता है ये कुछ कर नहीं सकता उस टाइम पे, बस इस ये देख के रह गया, चलो ठीक है मौका मिलने दो, ये मौका ढूंढने लगा जनरल डायर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम पे गांधी जी कहाँ थे जब पंजाब में ये सब हो रहा था। तो गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी को 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप पंजाब में नहीं जा सकते, ना पंजाब में कोई जनसभा कर सकते हैं, ना कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप पंजाब में पूरी तरीके से वर्जित हैं। 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं। किसके लिए? रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं गांधी जी। 6 अप्रैल से क्या शुरू करते हैं? रॉलेट सत्याग्रह। अब क्या था, गांधी जी यहाँ साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 9 अप्रैल को गांधी जी पहुँचते हैं हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? अब देखिए मैप से समझा देता हूँ, ये मैं भारत का मैप बना दे रहा हूँ रफली। ठीक है, मैं रफली मैप बना दिया। गांधी जी मान लीजिए गुजरात में है साबरमती आश्रम में। अब गांधी जी यहाँ से चलते हैं, गांधी जी पहुँच गए मान लीजिए हरियाणा में, और गांधी जी को कहाँ पंजाब में पहुँचना है, मान लीजिए यहाँ पहुँचना है। गांधी जी को यहाँ हरियाणा के पलवल में अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद गांधी जी को बैठा के वापस छोड़ दिया गया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गांधी जी लेकिन हार नहीं मानी, गांधी जी फिर से चलते 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 फिर से गांधी चले पहुँच गए, लेकिन तब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। ठीक है, बात समझ में आई। अब जो था गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया तो एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कह दिया। क्या कहा गांधी जी को एनी बेसेंट ने राजनीति में बच्चा कह दिया कि गांधी जी राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन उनको क्या पता था एनी बेसेंट को कि गांधी जी की अब भारत में आंधी आने वाली है, कि पूरा भारत गांधी जी के इशारे पे चलने वाला है, जितने बड़े बड़े आंदोलन जितने होने वाले हैं गांधी जी लीड करने वाले हैं। लेकिन ये एनी बेसेंट को नहीं पता था। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अप्रैल को क्या होता है, पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। मार्शल लॉ मीन्स कि अगर कहीं भी जनसमूह में कोई भीड़ इकट्ठी होगी तो अंग्रेजों को फायर करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन ये मार्शल लॉ के बारे में किसी भारतीय को बताया नहीं गया, मतलब ठीक से नहीं बताया गया। केवल सरकारी ऑफिसों के बाहर केवल पर्चे चिपका दिए गए कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू है, पंजाब में मार्शल लॉ। आम जनता के पास ये नियम नहीं पहुंच पाया कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू है। ये केवल जनरल डायर नहीं,
केवल मार्शल लॉ जो कागज़ों में था उसी में दिखा दिया कि मार्शल लॉ पंजाब में लागू है। और 13 अप्रैल को हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को मीटिंग होती हैं छोटे छोटे ग्रुप में कि हम जलियांवाले बाग में जाएंगे और वहाँ पे अपने नेताओं को छुड़वाने के लिए, किन किन नेताओं को छुड़वाने के लिए, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को रिहा कराने के लिए एक जनसभा करेंगे। तो ये छोटे छोटे पर्चे बना बना के लोगों के घर में बांटे जा रहे थे कि 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन हम लोग को अमृतसर में पहुँचना है। तो एक पर्चा पहुँच जाता है किसके पास, डॉक्टर हंसराज के पास में। क्या नाम था उसका, डॉक्टर हंसराज। डॉक्टर हंसराज ये पहुंच जाता है कहाँ, अंग्रेज़ों से मिलने के लिए, और पर्चा जाके दिखा देता है कि ये प्लानिंग हो रही है कि हम ये सब लोग मिलने वाले हैं, 20,000 लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे जलियांवाले बाग हत्याकांड में, और आप लोग को ये प्लानिंग बना रहे हैं उनको छुड़वाने के लिए, आप लोग को मार देंगे। ये जनरल डायर के पास पहुँच जाता है। जनरल डायर इसको पैसे देता है और बोलता है ठीक है चलिए हम देख लेंगे। अब तो 13 अप्रैल 1919 का दिन होता है और बैसाखी पर्व का दिन होता है। बैसाखी का पर्व था उस दिन और स्थान था जलियांवाला बाग, अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग, स्वर्ण मंदिर के कैंपस के पास में। तो लगभग 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं और अपने नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को रिहा कराने के लिए एकत्रित होते हैं। तभी वहाँ पहुँच जाता है कौन, जनरल REH डायर और माइकल ओ डायर, दोनों लोग पहुँच जाते हैं और 50 सैनिक मिलकर जलियांवाले बाग को घेर लेते हैं चारों तरफ से। 25 लोग इधर से खड़े हो जाते हैं और 25 लोग इधर से खड़े हो जाते हैं। और जलियांवाला बाग से निकलने के लिए बहुत ही सकरे 2 रास्ते थे। दीवारें इतनी ऊंची थी, यहाँ घर बने हुए थे बहुत बड़े बड़े, तो कोई दीवारें फांद के नहीं निकल सकता था। ये पूरे इधर घर बने हुए थे और बहुत छोटे छोटे से रास्ते थे, 2-3 रास्ते थे बहुत छोटे छोटे। और जब दोनों साइड से इन लोगों ने घेर लिया इनको, भीड़ को, और उनको केवल मौका दिया कितना कि हम केवल 3 तक गिनती पढ़ेंगे, 1 2 3, और आपको अगर भागना है तो भाग लीजिए। अब 20,000 लोग 3 तक गिनती पढ़ने में कोई भाग सकता है, नहीं भाग सकता है। 1650 राउंड फायर किए गए। जब तक कि गोलियां ख़त्म नहीं हो गई तब तक फायरिंग लगातार चलती रही। लोग बचने के लिए, एक कुआं था बीच में, तो कुएं में जाके लोग कूद गए कि यहाँ शायद गोली ना लगे, जान बच जाए, लेकिन अंग्रेज़ इतने क्रूर थे कि कुएं में जाके भी उनको गोली मार दी लोगों को। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी इतिहास में। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, सरोजनी नायडू ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, और शंकरन नारायण, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, शंकरन नारायण ने वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये केसरी हिंद की उपाधि सरोजनी नायडू ने इनको कब मिली थी, तो 1908 की बात है ये। 1908 में हैदराबाद में आई थी बाढ़, हैदराबाद में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ के टाइम पे राहत सेवा का काम किया था सरोजनी नायडू ने, इसलिए इनको केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। अब इसमें ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि नहीं त्यागी थी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के टाइम पे तो त्यागी थी। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सर या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, सरोजनी नायडू ने केसरी हिंद की उपाधि त्यागी, और शंकरन नारायण ने वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इस आंदोलन से संबंधित बहुत सारे फेमस स्टेटमेंट हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो काला दिन इसको कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। दूसरा फेमस स्टेटमेंट है कत्ले आम कहा था जिन्ना ने, और जानबूझकर की गई घटना, ये दीनबंधु एंड्रूज, CF एंड्रूज ने कहा था जानबूझकर की गई घटना। अब एक क्वेश्चन इनसे बनता है कि CF एंड्रूज गांधी जी से मिलने के लिए किस आंदोलन में आए थे। CF एंड्रूज साउथ अफ्रीका से गांधी जी से मिलने के लिए किस आंदोलन के समय आए थे, उसका आंसर है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन के दौरान CF एंड्रूज गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं, इस हत्याकांड के लिए जाना जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था लाला लाजपत राय का। तो ये चारों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। अब चलते हैं आगे। तो गांधी जी ने जनरल डायर पे केस दर्ज कर दिया। ठीक है, कि हाँ इसको कम से कम फांसी की सज़ा तो मिलनी चाहिए, इसलिए इतने लोगों का हत्यारा है, इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे ही गांधी जी ने पे केस दर्ज किया तो अंग्रेज़ों ने तुरंत उसको क्षतिपूर्ति एक्ट दिखा दिया। गांधी जी को अंग्रेज़ों ने तुरंत इंडेमिटी एक्ट दिखाया और गांधी जी से कहा कि गांधी जी हम इसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इससे पहले ही ब्रिटिश संसद में इसको पारित कर लिया था इस एक्ट को। और इस एक्ट में अंग्रेज़ों ने लिख दिया था कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों को उपनिवेश हैं, जिस जिस देश में अंग्रेज़ों के उपनिवेश हैं, अगर वहाँ का अंग्रेज़ अधिकारी कोई गलती करता है तो किसी को मृत्युदंड की सज़ा देता है
तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस अंग्रेज़ की नौकरी छीन सकते हैं, उसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। इस एक्ट में अंग्रेज़ों ने पहले ये पारित कर लिया था। गांधी जी को एक्ट दिखा दिया गया और केस रिजेक्ट हो गया। जब ये केस रिजेक्ट हुआ तो गांधी जी को बहुत ही दुख हुआ, गांधी जी को, पूरा देश बहुत ज़्यादा दुख था। तो फिर जांच के लिए, हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटी बनाई गई। हत्याकांड की जांच के लिए एक तो बनी थी सरकारी, अंग्रेज़ों की तरफ से जो कमेटी बनी थी उसका नाम था हंटर कमेटी, या फिर इसको सरकारी कमेटी, मैंने सरकारी इसीलिए लिख दिया कि हंटर कमेटी जो थी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी। और दूसरी कमेटी बनी थी तहकीकात कमेटी, जो कि इंडियंस की कमेटी थी। ठीक है, अब पहले इसकी बात कर लेते हैं तहकीकात कमेटी, क्योंकि यही पहले बनाई गई थी। तहकीकात कमेटी जाँच के लिए पहले बनाई गई है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे। और इसका गठन कब किया गया था? 7 जून 1919 को। और इसने रिपोर्ट दे दी थी 1920 में, मार्च 1920 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इस तहकीकात कमेटी ने बोला कि जितने लोग मरे हैं उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आर्थिक सहायता तो कुछ नहीं मिली थी। अब रिपोर्ट क्या थी? इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि 1000 लोग मरे और 3000 लोग घायल हुए थे। ये इंडियन कमेटी थी, तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट थी कि 1000 लोग मारे गए और 3000 लोग घायल थे। वहीं हंटर कमेटी, हंटर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हंटर, ये अक्टूबर में बनी थी, देख रहे हैं, ये बनी थी जून में, ये बनी अक्टूबर में। 4 महीने बाद ये कमेटी बनाई गई। दबाव में आके अंग्रेज़ों ने ये कमेटी बनाई, क्योंकि ये कमेटी जो थी मार्च 1920 तक रिपोर्ट भी दे चुकी थी, और ये दबाव में आके बनाई 4 महीने बाद। फिर इन्होंने रिपोर्ट कब दी? मार्च 1920 में इन्होंने भी रिपोर्ट दी, और जुलाई 1920 में इसको प्रकाशित किया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमेटी में कितने सदस्य शामिल थे? तो उसमें 8 सदस्य थे, 8 सदस्य शामिल थे। उसमें से 5 अंग्रेज़ थे और 3 भारतीय। जो 3 भारतीय हैं उनके नाम पूछे जाते हैं पेपर में। तो पहले थे जगत नारायण, दूसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद, और तीसरे थे चमन लाल सीतड़वाल। ठीक है, तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं। पहले थे जगत नारायण मुल्ला, दूसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद, तीसरे थे चमन लाल सीतड़वाल। और इसकी रिपोर्ट में इसने कहा कि 379 लोग मारे गए हैं और 1200 लोग घायल हैं। तो इन्होंने केवल 379 लोग ही बोले कि 379 लोग ही मारे गए हैं और 1200 लोग घायल हैं। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी और ये तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट थी। आपको ये 3 नाम याद रख लेने हैं, ठीक है, और इसके अध्यक्ष याद कर लेने हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब जनरल डायर को बहुत सारी उपाधियां दी गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को खुशी हुई थी। इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद भी ब्रिटिशर्स बहुत खुश थे, और RES डायर के लिए एक ग्रास पार्टी रखी गई, एक ग्रास पार्टी रखी गई, और ग्रास पार्टी में इसको सम्मानित किया गया और इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मतलब एक तलवार दी गई इसको, और 12,000 पाउंड का अवार्ड दिया गया इसको। और एक अखबार था मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर, इसने 30,000 पाउंड का एक चंदा इकट्ठा करके डायर को गिफ्ट किया। 30,000 पाउंड इसको गिफ्ट किए गए। देख रहे हैं आप, मतलब ब्रिटिश सरकार की नीतियां यहाँ पे समझ में आ चुकी थी भारतीयों को पूरी तरीके से कि ये हम लोगों का केवल शोषण करने के लिए आए हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डंडा फौज किसने बनाई थी? डंडा फौज को पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करते टाइम पे ही चमनदीप ने बनाई थी। चमनदीप ने डंडा फौज बनाई थी, और जहाँ भी ब्रिटिश दिख जाते थे उनको ये दौड़ा दौड़ा के मारते थे चमनदीप डंडा से, इसलिए इनकी डंडा फौज को भी समाप्त कर दिया था जनरल डायर ने। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऊधम सिंह, जिनको प्यार से दोस्त इनके बुलाते थे राम मोहम्मद सिंह। अगर बात करें ऊधम सिंह की, तो ऊधम सिंह जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उसी सभा में मौजूद थे, और उस समय इनकी उम्र थी 16 साल। 16 साल के ऊधम सिंह थे और उसी सभा में मौजूद थे, और किसी तरह से ये बच गए थे। लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से देखा था जनरल डायर को गोली चलाते हुए, तो उन्होंने उसी टाइम पे प्रण ले लिया था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि जनरल डायर को मुझे हत्या करनी है, और ऐसी ही किसी सभा में जनरल डायर को मैं गोली मारूंगा। इनका जीवन का यही उद्देश्य था, इन्होंने पूरा अपने जीवन में यही उद्देश्य बना लिया था। तो ये बहुत ही गरीब थे, लंदन पहुंचने का पैसा नहीं था इनके पास, तो इन्होंने मजदूरी का काम किया। साउथ अफ्रीका में गए, यूरोप में गए, विभिन्न देशों में अफ्रीका में भटकते रहे, मजदूरी का काम करते रहे, और 21 साल बाद 1933 में लंदन में पहुंचते हैं। लंदन में जब ये 1933 में पहुंचे तो 9 एल्डर स्ट्रीट पे किराए पे घर ले लिया और वहीं पे रहने लगे। वहीं पे इन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी, रिवॉल्वर खरीद के 6 कारतूस खरीदे, 6 कारतूस और एक रिवॉल्वर खरीद कर इंतज़ार करने लगे मौके का, कि कब मौका मिलता है कि जनरल डायर को गोली मारने के लिए। तो मौका इनको मिला 13 मार्च 1940 को,
13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह को मौका मिलता है जनरल डायर को गोली मारने का। आप सोच के देखिए, इन्होंने पूरा जीवन अपना कुछ भी नहीं किया अपने पर्सनल लाइफ के लिए, उन्होंने सिर्फ अपने देश के सम्मान के लिए पूरा जीवन लगा दिया। बस इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि वो मौका कब मिले जब जनरल डायर को गोली मार सकें। तो पूरा मौका इनको मिला 13 मार्च को 1940 को रॉयल एशियन सोसाइटी के किंगस्टन हॉल में। किंगस्टन हॉल में जब इन्होंने एमओ डायर को देखा तो देखते ही इनको 3 गोलियां मारी, 3 गोलियां इनको मार दी। और गोली मारने के बाद इनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक खुशी थी कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। पूरी भरी सभा में इसको गोली मारी इन्होंने, एमओ डायर को। और 31 जुलाई, 13 मार्च को इन्होंने गोली मारी, 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह को 31 जुलाई को फांसी दे दी गई। आप देख सकते हैं 13 मार्च से लेकर 31 जुलाई, अगर अंग्रेज़ों के ऊपर कोई भी भारतीय कोई हमला करता था, कुछ भी करता था, उसका एक्शन बहुत ही जल्द होता था। आपको मैं एक बात बता दूं कि आज डेट कितनी है, 17 सितंबर 2022। और ये घटना है 19 अप्रैल जलियांवाला बाग की, 19 अप्रैल 1919। लगभग 103 साल पूरे हो चुके हैं। आज दिन तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार से ऑफिशियली इस बात की अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोहित स्टडी IQ GK।